गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं एनसीईआरटी अमृत बैच में। और इसमें हम लगभग सभी विषयों के स्पेशली सबसे पहले ज्योग्राफी के, उसके बाद से साइंस के एनसीईआरटीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो होगा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें ज्योग्राफी क्लास 6 का है और ये चैप्टर 1 यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें हम बाइलिंगुअल टर्म यूज़ करेंगे। बुक तो हिंदी का दिखाएंगे लेकिन इसमें इंग्लिश टर्म भी यूज़ करेंगे ताकि किसी भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को कोई समस्या देखने को नहीं मिले। और आप लोगों को भी इंग्लिश टर्म इस चैप्टर में याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे साथ वादा करिए कि इस सीरीज़ में लगातार बने रहिएगा और इस वीडियो को लगातार शेयर करिएगा क्योंकि आपका प्यार ही इस वीडियो को आगे तक लेके जा सकता है और हम लगातार सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और आपका ये काम है कि मेरे साथ एक और वादा करना है कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा उस चैप्टर को आप खुद से रीडिंग दीजिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद देखिए कि बहुत स्मूथली हर चीज़ें समझ में आपको आने वाली है। और अगर बुक बाय द वे आपके पास ना हो तो आप डिजिटली कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और बुक है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर मैं लाइनिंग करूँगा समझिएगा कि वहाँ हाईलाइट नहीं करना, जहाँ हाईलाइट करूँगा उस चीज़ को अपने बुक में आप हाईलाइट मेरे साथ कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और दिखाते हैं किस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले किताब एक बार दिखा दे रहे हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आपको कहीं पे भी किताब की दुकान पर मिल जाएगी। मात्र 55-60 रुपये इसकी प्राइस है अभी वर्तमान में। कोई भी एडिशन चलेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वाला कोई भी एडिशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे देना और डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि सब चीज़ें वहाँ पे लगातार आपको प्रोवाइड मैं कर सकूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका समरी विषय सूची क्या है। इसमें कुल आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें कि पहला आप देख पा रहे होंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोबल अक्षांश देशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियाँ, चौथा मानचित्र, पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, सातवां हमारा देश भारत और आठवां भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी। टोटल आपको 8 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा टारगेट पहला चैप्टर का होगा कि पहला चैप्टर होगा सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग यहाँ से करने वाले हैं इस डायग्राम के साथ, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कई लोगों को आज तक शायद ये नहीं पता होगा कि यूनिवर्स क्या है। ब्रह्मांड जो है यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। यानी कि एक बात समझिए कि जो कुछ दिख रहा है सब कुछ क्या है, ब्रह्मांड है। आप जिधर देखिए सब कुछ ब्रह्मांड है। यानी कि दुनिया में सबसे कोई बड़ा चीज़ है तो वो क्या है, ब्रह्मांड है। यानी कि बड़ी जो आकृति देख पा रहे होंगे ये वाली ऊपर वाली, ये क्या है, इसको हम लोग ब्रह्मांड यानी कि इंग्लिश में इसको यूनिवर्स के नाम से हम लोग द यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है। ब्रह्मांड तो सबसे बड़ा हो गया और इस ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये बड़ा वाला आकृति ब्रह्मांड है और इसके अंदर क्या है, आपको आकाश गंगा 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और 100 अरब आकाश गंगाओं के अंदर लगभग हमारे 100 अरब तारे हैं, जिसमें हमारा एक सौरमंडल भी आता है। और उसके अंदर क्या है, हमारा पृथ्वी है। अगर एक रफ डायग्राम में बनाना चाहूँ आपको क्लियर करने के लिए, तो इसको देखिएगा कि कैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जो आकृति है, सबसे बड़ी आकृति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी एक आकृति बना देंगे जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहेंगे। ये बड़ी वाली आकृति क्या हो गई, ब्रह्मांड हो गई। और इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। मतलब कि इसके अंदर मानिए कि लगभग 100 अरब क्या है, आपकी गैलेक्सी है, कह सकते हैं। ये आपको गैलेक्सी है 100 अरब, किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। और इस गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं, जिसमें से सूर्य हमारा एक तारा है। तो एक गैलेक्सी को उठा कर देखिएगा, मानिए कोई एक गैलेक्सी हो गया, उसको उठा कर देखिएगा तो इसमें क्या है, आपके लगभग 100 अरब हमारे तारे हैं। और इसी 100 अरब तारों में हमारा एक तारा क्या है, सूर्य है। और उसी सूर्य का अंतर क्या है, आपको हमारी पृथ्वी है। यानी समझिएगा सबसे बड़ी संरचना क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आपकी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी कह सकते हैं। और
उसके अंदर क्या है, हमारा सूर्य 100 अरब तारे हैं, उसी में से एक हमारा भी तारा है जिसको सूर्य कहते हैं, और उसके अंदर हमारा क्या है, पृथ्वी कह सकते हैं कि उसके पृथ्वी आती है। यानी कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड सबसे बड़ी आकृति है और उसके अंदर सारी चीज़ें आती है। समझ में ये बातें आ गई होंगी क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब स्टार्टिंग में, और कौन कौन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और जहाँ पर कोई चीज़ें पढ़ना है वहाँ मैं पढ़ के बता दूंगा, और कहाँ पर आपको लिखना है और क्या आपको हाईलाइट करना है मैं ये भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिएगा आप लोग कि कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप गणना नहीं कर सकते हैं कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है, किसी किसी की। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकीले होते हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि कह रहा है कि आप रात के समय जब आकाश को देखिएगा, रात के समय आकाश को अवलोकन करिएगा, तो आकाश में बहुत सारे आपको कुछ वस्तुएं टिमटिमाते हुए, कुछ पिंड दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, ठीक है। और वो टिमटिमाता हुआ पिंड क्या होता है, आप कह सकते हैं एक तरह का हमारा ये पूरा आसमान जो भर जाता है वो हीरो की तरह दिखने लगता है। यानी ये टिमटिमाते हुए तारों की बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो आप इनको देखिएगा तो ये बातें कह रहा है। अगला कह रहा है कि इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। यानी कि कह रहा है कि जब आकाश को हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग तारे देखते हैं, यानी कि चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है, पिंड दिखाई देती है, हम लोग जिसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। लेकिन उसमें हमको चंद्रमा भी एक प्रतीत होता है, यानी खगोलीय पिंड कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग आगे जाएंगे तो सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टार्स देखते हैं। उसके बाद से क्या कह रहा है कि जब हम आकाश में देखेंगे, एक टर्म आगे यूज करेगा कि आपको ये बताइएगा कि दिन के समय क्यों नहीं आपको तारे या फिर कुछ दिखाई देते हैं आसमान में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है उनसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्षीण दिखाई देते हैं, लेकिन वो दिन में भी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अब कह रहे हैं कि चंद्रमा की भी स्थितियाँ, जो मून होती है, मून की भी स्थितियाँ क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे आपने अमावस्या का नाम सुना होगा, आपने पूर्णिमा का नाम सुना होगा, तो इसकी बात कह रहे हैं। आपने चंद्रमा को देखा होगा, प्रैक्टिकली पढ़िएगा तो चंद्रमा पूरा कभी कभी गोल दिखाई देता है। चंद्रमा टोटल कभी कभी गोल दिखाई देता है, और उस गोल आकृति को हम लोग पूर्णिमा यानी फुल मून के नाम से जानते हैं। और आगे कह रहे हैं कि लेकिन 15 दिन के बाद से फिर हम नहीं देख सकते हैं इसको, और फिर चंद्रमा एक ही एक धीरे धीरे कटता जाएगा, मतलब कि ऐसे होगी आकृति, उसके बाद से इतना बचेगा, इतना, आखिर में चंद्रमा खत्म हो जाएगा, और उस स्थिति को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिएगा कि यहाँ पर हाईलाइट करना है क्या, कि लिख रहा है कि आप पूर्ण चंद्र लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र, चंद्रमा वाली रात हम लोग को पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। फुल मून या फिर इसको पूर्णिमा भी इंग्लिश में भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि सूर्य जो चंद्रमा की आकृति जब एकदम गोल हो जाती है तो उसको हम पूर्णिमा के नाम से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में इसको फुल मून या फिर पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन एक और स्थितियां बताई रही है इसमें कि 15 दिनों के बाद से ये गायब हो जाता है, और आखिर में ये पूरा गायब होने के बाद से चंद्रमा जो है ख़त्म हो जाता है और दिखाई नहीं देता है। उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं, जिसमें रातें पूरी काली हो जाती है, और अमावस्या को भी न्यू मून या फिर अमावस्या के ही नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना, जितना मैं कह रहा हूँ उसको हाईलाइट करते चलिएगा आप लोग, कि लिखा हुआ है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में आसमान साफ और आसमान का अच्छी तरह से हम अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि आप आसमान को तभी अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं जब आसमान पूरा साफ हो, ठीक है। जितना अंधेरा रहेगा उसी में टिमटिमाहट ज़्यादा दिखता है, इसी की बात कर रहा है। तो इतने पॉइंट्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है।
थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में हम लोग इंटर करने की कोशिश करते हैं। अगला पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर आते हैं इस पे तो लिख रहा है, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। सोचिए इस बात को कि कितना क्लियर बता रहा है कि हम कभी आपने ये सोचा है कि दिन में तो रात में तो ये चमकीली वस्तुएं दिखती हैं आसमान में, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखती है। तो अब इसका रीज़न आप पढ़िएगा कि चमकीली वस्तुएं क्यों नहीं दिख पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें नहीं दिख पाते हैं। यानी कि सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है ना कि दिन में कभी कभी देखिएगा बादल मौसम क्या होगा, थोड़ा सा बदलेगा। जब सूर्य की रोशनी कम होगी तो उस समय आपको क्या क्या कभी कभी तारे हल्का फुल्का दिखाई देते हैं। तो सिंपल सी बात है, कभी प्रश्न पूछ दे कि किस कारण से दिन में आकाश में जो टिमटिमाते हुए जो खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कह सकते हैं हम इंग्लिश में, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो एक ही आंसर होगा इसका, क्योंकि सूर्य की प्रकाश दिन में क्या होती है, तेज होती है, जिसके कारण हम इसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करना है, जिस बिंदु को मैं हाईलाइट करूंगा उसी को आप लोग को भी हाईलाइट करना है। अगले पे चलते हैं कि अगला क्या कह रहा है आपको। अगला कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा, इस बिंदु को हाईलाइट करिए, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखती हैं और चमकती हैं खगोलीय पिंड या फिर इसको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। तो कभी डेफिनेशन आपको पूछ दे, जितना हाईलाइट कर लो आप भी करते रहिएगा कि खगोलीय पिंड या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है। इसका एक शब्द में उत्तर देना है कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। क्या मैंने कहा कि सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर जो भी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है, सबको खगोलीय पिंड हम लोग कहते हैं। यानी कि रात में आसमान के समय आसमान में चमकने वाली वस्तुओं को हम लोग खगोलीय पिंड या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आपने क्लियर कर लिया होगा। आगे कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे रात में बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा है। अब ये कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड, फिर से सुनिए, खगोलीय पिंड क्या था, जो रात के समय दिखता था आसमान में और चमकता था, उसको खगोलीय पिंड कहेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि खगोलीय पिंड की कुछ क्वालिटीज़ भी होते हैं, वो गर्म भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और गैसों से बने होने के कारण उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश, उनका अपना लाइट और हीट भी होता है, जिसे वो रात में बड़ी मात्रा में निकाल पाते हैं और उसी लाइट के कारण वो दिखते हैं। मानिए कि तारा हो गया, रात में दिख रहा है क्योंकि वो लाइट निकाल रहा है और उसमें हीट भी होती है। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। तो इस बिंदु को हाईलाइट करिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, कि कह रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं और इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, वे बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा के नाम से जानते हैं। और सवाल क्या पूछेगा, सूर्य क्या है, तो आंसर करिएगा सूर्य एक तारा है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, क्योंकि उसकी अपनी प्रकाश है, वो चमकता है और उसकी अपनी ऊष्मा है जिसे हमको गर्मी देता है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। कंक्लूजन निकाले तो 3 पॉइंट्स हम क्या पढ़े इस पेज में, पेज नंबर 1 में हम 3 पॉइंट्स यही पढ़े। पहला पॉइंट्स पढ़े कि पूर्णिमा क्या होती है। पूर्णिमा होती है जब चंद्रमा पूरा दिखता है, उसको फुल मून या फिर पूर्णिमा कहते हैं। या फिर जब पूरा खत्म हो जाता है तो उसको अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून इंग्लिश में कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती है उसे सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब कह रहे कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते, सब नहीं, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते क्योंकि उपग्रह के पास, ग्रहों के पास अपने प्रकाश नहीं होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो कुछ के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है और वो क्या करते हैं, उसको उत्सर्जित करते हैं और उसी में से हमारा क्या है, सूर्य है।
इस ऐसे पिंड को हम लोग तारा स्टार्स के नाम से जानते हैं और सूर्य भी हमारा क्या है, तारा है। मुझे लग रहा है कि मैं उस स्तर पर आपको लेके जाऊंगा कि क्लास 6 के बच्चा को पढ़ा रहा हूं, ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चले। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में आपको क्या कह रहा है। अगर अगला पेज में हम लोग चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश का महसूस नहीं कर पाते हैं तथा अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। मतलब कि जो तारा आप देखते हैं, छोटे छोटे जो टिमटिमाते हैं स्टार्स, वो भी क्या है, सूर्य के समान ही है, लेकिन इतना डिस्टेंस उनका हमसे ज़्यादा होता है कि कोई भी वस्तु देखना कि छोटा दिखाई देता है और उसके ऊष्मा प्रकाश हम तक नहीं आ पाता है। जैसे उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ आपने देखा होगा, हवाई जहाज़ अगर बहुत ऊंचाई पे उड़ेगा तो आपको बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन अगर वही नीचे से जाए तो बच्चे हल्ला करने लगते हैं कि आ गया आ गया। वही हाल क्या है स्टार्स का है कि सभी जो तारे आप देखते हैं वो भी सूर्य के समान ही बड़े हैं, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण उनके हम छोटा देखते हैं उनको, और उनका ऊष्मा और प्रकाश का अनुभव हम इसलिए नहीं कर पाते हैं महसूस, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत दूर हमसे होते हैं, और जो चीज़ इतना दूर होगा उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, उसका हीट हम तक नहीं पहुंच पाएगा, ना ही ज़्यादा प्रकाश पहुंच पाता है। तो इसको हाईलाइट आपको नहीं करना है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर खड़े उड़ रहे हवाई जहाज कितनी छोटा दिखाई देता है, इसी बात को ये वेरीफाई किया है। समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं इनको। नक्षत्र मंडल हम कहते हैं, यानी कह सकते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो पूछा जाए कॉन्स्टेलेशन क्या है, या नक्षत्र मंडल क्या है, तो आप कहिएगा कि तारों के समूह को। कभी कभी आप आसमान में देखिएगा ना कि तारा है, मानिए कि मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि मानिए कि यहाँ पर तारा है, ठीक है, और तारा का ग्रुपिंग बन गया, नहीं देख रहे कि एक समूह बन गया ये, तो इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं हिंदी में, इसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नक्षत्र मंडल क्या है, तो आप कहिएगा नक्षत्र मंडल कुछ नहीं है, एक तारों का क्या है, एक तारों का समूह है। ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अर्सा मेजर तथा बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो सवाल ये आपसे पूछ सकता है कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक तरह का नक्षत्र मंडल है। सिंपल सा जवाब दीजिएगा। तो इस बिंदु को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि नक्षत्र मंडल के डेफिनेशन से रिलेट करके आपको इसको पूछा जा सकता है, और अर्सा मेजर और बिग बियर को भी यहाँ पर आपको हाईलाइट करते चलना है। समझ में आ गया। अब चलिए अगली बिंदुओं पर चलते हैं। अगला बिंदु क्या कह रहा है, देखिएगा कि यहाँ पर लिख रहा है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि हैं, सप्त तारों का समूह है। अब सवाल ये आता है कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि भी एक तरह का नक्षत्र मंडल है, कंस्टेलेशन है, जिसमें क्या होते हैं, तारों के समूह होते हैं, लेकिन सारे ग्रुपिंग्स नहीं समझ में आते हैं। अब मानिएगा लगातार यहाँ पर भी तारा, यहाँ पे इतने इनके ग्रुप बनते, लगता है नहीं इसमें का है कि उसमें का है। तो यही कह रहा है कि तारों के ग्रुपिंग समझ में नहीं आते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखने वाला एक क्या है आपका नक्षत्र मंडल कौन सा है, सप्तऋषि। तो पूछा जाएगा कि सप्तऋषि क्या है, तो कहेगा सप्तऋषि कुछ नहीं है, एक तरह का नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या है, ये तारों का समूह है। तो उसी तरह सप्तऋषि भी क्या है, तारों का आपका समूह है। इस बात को आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब आइएगा, तो आपको इस चीज़ को आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि है, जो सप्त तारों का क्या है, समूह है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर जो ऊपर पढ़े थे उसी का क्या है, ये पार्ट है। और चित्र 1.1 में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसको आप देखिएगा कि इसके समूह देखिए ना, ग्रुपिंग दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्तऋषि तारा कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रहों के बारे में आपको नक्षत्र मंडल को दिखाए। वो दिखा सकता है, बच्चों के लिए कहा है, आप देख लीजिएगा।
थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो अब कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि नहीं होता था कि दिन में भी लोग कहते थे कि हाँ इतना दिन आ गया है। पहले के लोग अभी भी कहते इतना दिन आ गया मतलब इतना टाइम हो गया होगा। तो यही कह रहा है कि पहले के लोग जो डायरेक्शन नहीं पता होता था, तो ये दिन में तो समय वाली बात हो गई, लेकिन पहले के ज़माने के लोगों को अगर दिशा का ज्ञात रात में नहीं हो पाता था या फिर दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था, तो एक तारे की सहायता से लोग दिशा का निर्धारण करते थे। इस डायग्राम को मैं दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा आपको। अब इस चीज़ को आपको हाईलाइट करते चलना है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, उत्तर की दिशा बताता है, इसे ध्रुव तारा, इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतित तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जो आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो यह ध्रुव तारों को इंगित करता है। क्या कह रहा है, इस चीज़ को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आइएगा, मैंने कहा कि ये ग्रुपिंग्स स्टार्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्तऋषि बोलते हैं। अब कह रहा है कि इसी को मिलाकर एक सीधा काल्पनिक रेखा खींचा जाए, इमेजिनरी लाइन खींचा जाए, तो एक तारा मिलता है जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। मतलब कि एक तारों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप से एक सीधा लाइन खींचिएगा, उसके तरफ सीधा देखिएगा। देखिए बता रहा है ये दिशा क्या है, उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। मतलब इसका राइट हैंड वाला पूर्व हो जाएगा, पश्चिम इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और सीधा खड़ी है। तो अब ये जहाँ पर दिख रही थी सप्तऋषि, उसके सीधा एक लाइन के समान दिखेगी, तो सीधा एक तारा दिखेगा। इस तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। और ये क्लियर था कि ध्रुव तारा हरदम उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में ही निकलता था, तो लोग उस तारा को देख के समझ जाते थे कि कौन सा तारा है मेरे भाई, यह ध्रुव तारा है। तो समझ में आपको आ गया कि ध्रुव तारा का डायरेक्शन कैसे निर्धारित किया जाता था, संकेतक की सहायता से, मतलब कि कह सकते सप्तऋषि की सहायता से हम लोग उसको इंडिकेट कर पाते थे। और क्या है ध्रुव तारा और क्या है पोल स्टार, आप समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने पढ़ लिया, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। मतलब सबके पास अपना हिट और लाइट नहीं होता है, सूर्य के जैसा सबको ही नहीं है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस लाइन को एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, एकदम बेहतरीन लाइन है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड को, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं। तो कहेगा आपसे कि ग्रह क्या है मेरे भाई, तो ग्रह कुछ नहीं है, ग्रह भी एक तरह का सेलेस्टियल बॉडीज़ है, एक खगोलीय पिंड है जिसमें उसकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा, अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, बल्कि वो तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जितने ग्रह आप देखते हो, ग्रह चमकते हैं, लेकिन उनका अपना लाइट कोई नहीं है। सवाल पूछता है कि ग्रहों के क्या अपने प्रकाश होते हैं, कहेगा बिल्कुल नहीं। तो ग्रह चमकते कैसे हैं, प्लैनेट चमकते हैं स्टार्स यानी तारों के प्रकाश से चमकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। मज़ा आ रहा है ना सेशन, ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे एंजॉय करते हुए पढ़ना है। अब करें कि ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी शब्द में प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, हो सकता है कभी पूछ दे, क्योंकि ये टर्म जो है ये लैटिन वर्ड से बना है, किसके, प्लेनाइट कहते हैं। तो कहेगा कि तारा जो है, ग्रह जो है किस अंग्रेजी शब्द से बना है, तो प्लैनेट से, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो प्लेनाइट से लिया गया है। जिसका क्या अर्थ होता है, अर्थ भी पूछा जा सकता है कि परिभ्रामक इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है, आगे क्या कह रहा है पढ़िएगा, कि यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण प्रकाश किससे, सूर्य से प्राप्त करता है ये लोग, ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिए आप। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब बताइए, पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है नहीं, तो किसके प्रकाश से, वे सन के प्रकाश से क्या होती है, वो चमकती हुई है। ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पेज का हम कंक्लूजन निकालना चाहें, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि आपको ध्रुव नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, तारों के
समूह होते हैं। अब आपसे पूछेगा सप्तऋषि क्या है, या अर्सा मेजर, या फिर बिग बियर क्या है, तो ये भी एक तरह का नक्षत्र मंडल है, यानी कि कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अब कहिएगा कि सप्तऋषि किधर दिखता है, तो उत्तर दिशा में दिखता है। और कैसे हम निर्धारित करते हैं, तो हम डायरेक्शन कैसे चेक करते थे, हम लोग सप्तऋषि की सहायता से डायरेक्शन चेक करते थे। आगे पूछेगा कि ग्रह क्या होते हैं, तो कहिए ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं, जिनका अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सवाल आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो कभी पूछा जा सकता है ग्रहों के पास क्या नहीं होते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे वो ठीक कर देंगे, क्या प्रकाश नहीं होता है। अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, तो टोटल प्लेनेट दिखाया गया है, ग्रह। यानी ग्रह में देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में सन दिख रहा होगा आपको, ये वाला सन। के बाद यहाँ पर बुध, जिसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश भी पूछा जाता है कई बार, तो बुध को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुध को मरकरी कहा जाता है। उसके बाद से फिर अगला जो ग्रह है, अगला ग्रह आपको बुध के बाद से यहाँ शुक्र दिख रहा होगा। शुक्र जो है आपको जिसको वेनस कहा जाता है। शुक्र के बाद से आइएगा तो शुक्र के बाद से यहाँ अर्थ दिख रहा होगा, तीसरे नंबर पर अर्थ यानी कि पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद से अगला जो है मंगल है, और सबका दे रखा है आपका ये। इन सारे ग्रहों के बाद से तो आप इन चारों को आपको एक साथ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों का सीरीज जो होता है एक साथ होता है, और इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक की भी बातें मैं करता चलूँगा कि जो 4 स्टार्टिंग्स के ग्रह होते हैं, इन 4 ग्रहों को हम लोग आपको आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, इनको इनर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर है, सूर्य की तरफ है। कौन कौन से हो जाएंगे, चारों का नाम एक बार नोट करते हैं हम लोग। पहला सूर्य के बाद से क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, उसके बाद से शुक्र हो जाएगा, उसके बाद से पृथ्वी हो जाएगा, और एक मंगल हो जाएगा। अब एक्चुअली मंगल के बाद से क्या होते हैं, बहुत सारे पिंड और कण यहाँ पर एक पाए जाते हैं। एक बाउंड्रीज यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। एक बाउंड्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये वाली बाउंड्री, और इसी बाउंड्री को हम लोग एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब ये धूल, कण और पिंड इसमें भी पाए जाते हैं, और इसको हम लोग एस्ट्रॉयड यानी कि धूल कण के नाम से, एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। तो सवाल क्या पूछेगा कि एस्ट्रॉयड जो है आपके कहाँ से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इनर प्लैनेट कहाँ से कहे जाते हैं। तो एस्ट्रॉयड के इधर वाला जो सेक्शन है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, बीच में एस्ट्रॉयड आएगा, एस्ट्रॉयड के बाद से यहाँ पर बृहस्पति यानी कि जुपिटर आएगा। तो पूछेगा कि जो एस्ट्रॉयड है, अलग से एस्ट्रॉयड हम करेंगे। एस्ट्रॉयड जो है किसके किसके बीच में है, तो कहिएगा मंगल, और किसके बीच में है भाई, बृहस्पति के बीच में है। ये लगातार सवाल पूछा गया है कि एस्ट्रॉयड किसके बीच में लाइज करता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह लाइज करता है। ठीक है, अब इसके बाद से जाइएगा तो इसका अगर सीरीज देखते हैं, और तो इसमें आइएगा तो बृहस्पति के बाद से आपको अगला ग्रह जो शनि है। शनि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। उसके बाद से यूरेनस, यानी कि हम लोग इसको यूरेनस इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में हम लोग को अरुण कहते हैं। ठीक है, यूरेनस के बाद से यहाँ पर अगला जो है ये आपको नेपच्यून यानी कि नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून को वरुण कहा जाता है, वरुण। ठीक है, तो अब इसको क्रम याद रखने के लिए आपको यहाँ पर इसमें एक ट्रिक दे रखा है, लेकिन वो ट्रिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इंग्लिश में एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्या इसका ट्रिक हो सकता है। तो अगर मैं याद करवाने की कोशिश करूँ और एक तरीका मैं बताऊँ याद करवाने का, तो मैं यहाँ याद करवा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सन था, यहाँ पर सूर्य था। सूर्य के बाद से दिन को याद करिए, बुध से दिन, बस बुध याद रखिए। दिन के बाद से ऐसे बुध याद रखना आपको, कि याद करिए कि बुध दिन आता है ना, वेडनेसडे, बुध के बाद से एक दिन गैप लीजिए, फिर उसके बाद से लिखिए शुक्र। बुध के बाद से मैंने क्या बोला, सबसे पहले सन, उसके बाद से बुध आया, बुध मरकरी, उसके बाद से सन, सूर्य, शुक्र यानी कि वेनस आया, और शुक्र के बाद से बृहस्पति, शुक्र के बाद से यहाँ मंगल आ गया। यानी कि जो बुध से पहले छूटा हुआ ग्रह था वो यहाँ पे आ गया, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके बाद से मंगल। यानी बुध और शुक्र दोनों की माता पृथ्वी, और इसके बाद से कहाँ आ जाए, मंगल आ जाएगा। इन 4 को आपको एक क्रम में याद रखना है कि सूर्य रहेगा, सूर्य के बाद से आपको सबसे पहला ग्रह जो है आपका बुध यानी कि मरकरी होगा, दूसरा आपका वेनस शुक्र होगा, तीसरा आपका पृथ्वी होगा, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या होगा, एस्ट्रॉयड लगेंगे। एस्ट्रॉयड के बाद से फिर से और ग्रह क्या हो जाएंगे, जो उधर छूटा हुआ था बुध के बाद से। बुध के बाद क्या छूटा था, बृहस्पति। तो पहला क्या हो जाएगा, बृहस्पति, यहाँ जगह नहीं है, पहला बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद से यूनाइटेड नेशन याद रखिए, बृहस्पति के बाद से एक दिन और गैप जो छूटा था, शुक्र के बाद से क्या छूटा था, शनि। तो शुक्र, शनि, उसके बाद से यूनाइटेड नेशन याद रखिए। यूनाइटेड मतलब यू मतलब यूरेनस, और नेपच्यून मतलब क्या,
आपके वरुण। ठीक है, तो आप क्या 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 क्रम ध्यान रखा आपने, मैं बार बार याद करवा रहा हूँ। पहला क्या हो जाएगा, सन होगा, सन के बाद से बुध होगा, बुध के बाद से शुक्र होगा, शुक्र के बाद से पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद से आपको मंगल आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा, और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह आते ही सवाल पूछता है। उसके बाद से आपके शनि आएगा, शनि के बाद से आपको यूरेनस आएगा, यूरेनस मतलब अरुण, और उसके बाद वरुण यानी कि नेपच्यून आएगा। ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखा है, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम एक बार देख लेते, देखिएगा नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो नीचे पॉइंट्स में क्या दे रखा है, इन ग्रहों के बारे में डिटेल में भी दे रखा है, आगे देखिएगा। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में बुध को 88 दिन लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा कौन इंपॉर्टेंट है। कि वन ऑर्बिट अराउंड सन कितना होता है, 88 डेज लगते हैं किसको, बुध को। वही आप देखिएगा आगे चल के, तो शुक्र को कितने लगते हैं, एक परिक्रमण पूरा करने में 255 दिन। एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा, अलग किताब में आपको अलग दे रखा है, जैसे कि महेश कुमार बर्नवाल में 225 दिन दे रखा है, लेकिन इसमें 255 दिन ये दिया है, यही आपके ऑथेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, 255 दिन। ठीक है, अगर शुक्र के बारे में और हम डिटेल में, बुध के बारे में और डिटेल में बात करें शुक्र के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि बुध के और शुक्र के दोनों के ग्रह नहीं होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बताते चल रहा हूँ। मैंने बोला कि बुध और शुक्र दोनों के क्या होते हैं, ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा बहन, जिसके ट्विंस कहा जाता है, इवनिंग स्टार यानी कि साँझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, इन सारी बातों से इंडिकेट किया जाता है किसको, शुक्र को। शुक्र के बारे में एक और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र, ये ध्यान रखिएगा। और इसे भोर का तारा मैंने बता ही दिया, शाम का तारा बता ही दिया, पृथ्वी का जुड़वा बहन बता ही दिया। ये सारे सवाल शुक्र से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है कि परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, मानिए एक चीज़ है और इसके चारों ओर हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, परिक्रमण। लेकिन लट्टू जो अपने अक्ष पे नाचता है उसको परिभ्रमण कहते हैं, इंग्लिश में इसको रोटेशन कहते हैं और इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने में मरकरी को कितना लगता था, 88 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, शुक्र वाला उतना नहीं पूछा जाता है, 255 दिन, ध्यान रखिएगा। अर्थ की बात करें तो अर्थ का सब कोई जानता है कि हमारा एक साल 365 दिनों का होता है। तो सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करने में अर्थ को कितना दिन लगता है मेरे भाई, 365 दिन। इसको परिक्रमण कहेंगे। लेकिन अर्थ को अपने अक्ष पे घूमने में कितना दिन लगता है, 24 घंटे लगभग, उसमें होता है घंटा, उसको ध्यान रखिएगा, 6 घंटे अलग चीज़ होते हैं। अगला देखा जाए पृथ्वी के बारे में भी देखिएगा, तो पृथ्वी के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है पूछेगा, तो ज्वाइड इसकी आकृति है। इसकी अक्षध्रुवीय व्यास पूछता है 12,714 है। इसकी भूमध्य रेखीय व्यास पूछता है 12,756 है। नहीं भी याद होगा तो मैं जब पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफी अच्छे से, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वही ध्रुवीय परिधि जो होता है 40,008 होता है। ठीक है, पृथ्वी के जलीय भाग 71% भाग पे जल होते हैं, वही 29% भाग पे क्या होता है, स्थल होता है। अगर बात करें कि पृथ्वी का परिक्रमण काल, पृथ्वी मतलब कि चारों ओर घूमने का स्पीड कितना होता है, परिक्रमण स्पीड होता है जो वेग जो होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं। चंद्रमा से दूरी जो होती है 3,84,000 किलोमीटर होता है। ये सारे फैक्ट्स जो आपको अर्थ के बारे में पूछे जाते हैं। अगर मंगल के बारे में बात करें तो मंगल के बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक तो मंगल को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है, और मंगल जो है इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। मार्स को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और फोबोस और डिमोस दो ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस उपग्रह है, सैटेलाइट है किसके, मंगल के। 687 क्या है दिन लगाता है इसको परिक्रमण करने में, चारों ओर घूमने में सन के। ठीक है, बृहस्पति के बारे में बात करें तो बृहस्पति जो है यहाँ पे लिख रखा है कि 11 साल 11 मंथ्स, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, 11 साल 11 महीना ये लगता है लगभग इसका। लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर बात किया जाए आपको एक फॉर्मेट में कि अगर कितना याद रखें तो 11.9 लिखा जाता है, 11.9 साल। ठीक है, बृहस्पति के बारे में खास बात क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ बृहस्पति जो है आपको सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में बृहस्पति के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका बृहस्पति के बाद शनि। शनि के सबसे अधिक उपग्रह है, याद रखना है, सबसे अधिक उपग्रह किसके, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, आगे क्लियर किया हुआ है, ये पूछा गया, याद रखिएगा। एक 29.5 साल याद रखिएगा शनि को सूर्य को घूमने में लगते हैं, परिक्रमण करने में, रिवॉल्यूशन करने में। और 88 दिन बुध को, ये दो याद रखना है कम से कम। पृथ्वी वाला 365 याद ही रखेगा, एक आप शनि वाला याद रखिएगा, एक बुध वाला याद रखिएगा।
और आते हैं यूरेनस पर। यूरेनस के चारों ओर ये घूमने में सन के लगभग 84 साल लगाते हैं। ठीक है, इससे कोई यूरेनस से कोई ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। इसको लेटा हुआ, अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है ना यूरेनस, यानी कि अरुण, कि इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एक आखिरी ग्रह है आपका वरुण। वरुण जो है 164 वर्षों में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूम पाता है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। ये सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है। कौन सा? वरुण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस सारे नीचे आपको चीज़ें दे रखी है, नीचे पढ़िएगा तो यहाँ पर दे रखा है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के ग्रह को हम लोग, जहाँ पे गैस और पदार्थें होते हैं तरल, उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी कि ये वाले ग्रह क्या कहलाएंगे, बाह्य, क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले, और इसके अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे इतना हमने देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, अगर साइड वाला कहीं छूट जाता हो तो मैं बाद में देख लूँगा। कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है, एक तरह का उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर प्रकाश एवं उष्मा उसमें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और चंद्रमा भी उनमें से है। यानी कि हमारे उपग्रह जो है टोटल कितने हैं ग्रह, आपको ग्रह हमारे टोटल 8 हैं ग्रह। ठीक है, और वही यहाँ ये चीज़ें दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं आप यहाँ पर, कि ये चीज़ें दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली लाइन पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि सौरमंडल के बारे में लिखा हुआ है, कि सोलर जो सिस्टम है इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह जो दिखाए थे ना, एस्ट्रॉयड एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और एक परिवार बनाते हैं जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। आपके परिवार का भी कोई मुखिया होगा, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, और आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें एक बात बता रहा है कि 8 ग्रह होता है, आपको पता ही है, मैंने दिखाया था 8 ग्रह, और उन ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, 8 ग्रह जो होता है और इनके कुछ उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड वगैरह सब कुछ मिला के एक सोलर सिस्टम का निर्माण एक परिवार का करते हैं। उस परिवार को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। और उसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया सूर्य होता है, मतलब हेड मालिक सूर्य है, क्योंकि बीच में स्थित है। माने कि यहाँ पर क्या है, माने कि यहाँ पर बीच में सन है और यहाँ पर ग्रह है, ग्रह का परिक्रमा उपग्रह कर रहा है। ठीक है, और ये सन का परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं, इसी में बीच में एस्ट्रॉयड है, उल्का पिंड है, सबको मिला के हम लोग क्या एक परिवार कहते हैं, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है जिसका मुखिया सूर्य है, ये प्रश्न 67 बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया था, वो बहु यही लाइन कि सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है, तो सूर्य जो है सोलर सिस्टम का मुखिया कहलाता है। थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप आपको दिख रहा होगा इसमें, अगली लाइन पे आते हैं। थोड़ा सा अगला लाइन कह रहा है कि सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि प्रकाश और ऊष्मा का पूरा सोलर सिस्टम में, चाहे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इस पूरे सिस्टम में प्रकाश जो होता है किससे मिलता है, सौरमंडल का। यानी कि आपके घरों में जो खाना या फिर सब्जियां बना के देते हैं, या फिर आपके घरों का खर्चा चलाने वाला एक मुखिया होता है ना, उसी तरह पूरे सोलर सिस्टम में लाइट और हीट का एकमात्र सोर्स क्या है, सूर्य है। लेकिन हम इसके इतने अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। देखिए, हमारा पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य को ही कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हमारा सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन फिर भी हमसे कितना दूर है, देखिए कितना, ये बड़ी बात है कि हमसे ये देखिए कितना दूर है हमसे। ये लगभग सूर्य से लगभग पृथ्वी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पूछा जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य से जो पृथ्वी है 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसको मिलियन में अगर लिखा जाए तो 150 मिलियन हो सकता है। 150 मिलियन क्या है, सूर्य से पृथ्वी दूर है। ये प्रश्न आपको पूछे गए एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और अगर हम लोग ऊपर चलते हैं आगे, ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ कोना में देख लीजिएगा,
कि लिखा है, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये कह रहा है। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वो दूसरी भाषाओं में कर सकते हैं। जैसे जियोग्राफी, ये लिखा हुआ है कि जियो का मतलब होता है लॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अध्ययन होता है पृथ्वी का मापन, जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो कभी पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जियोइड का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के आकार के समान की आकृति को हम लोग जियोइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पे थोड़ा सा चलते हैं। अगला स्टेप आपको कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में कितने, हमारे सौरमंडल में 8 क्या है, आपके 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार उन ग्रहों का क्रम आपको दे रखा है जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, यहाँ एस्ट्रॉयड आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी वाले भी। ठीक है, इसका ट्रिक दे रखा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट से, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल भी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर ऊपर मूव करते हैं तो आइएगा, तो इसमें क्या लाइन दे रखा है इसको पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है जिसको जियोइड कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौरमंडल में जो ग्रह जिस आकृति पे परिक्रमा करते हैं उस आकृति को किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, जिसको जियोइड भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आए तेरी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें जो दे रखा है पॉइंट्स, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं और ये पथ को हम लोग दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं और ये कक्षा क्या कहलाते हैं, जियोइड कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और एक स्टेप बढ़ते हैं। तो लिखा है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। तो पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, और सबसे दूर कौन है, तो ध्यान रखिएगा सबसे दूर आपका कौन सा था, वरुण था, नेपच्यून था। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है, मैंने पहले ही बताया था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और पृथ्वी के समान ही क्या होती है, इसकी आकृति होती है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देख लिया। अब देखिए, एक ग्रह था जिसका नाम है क्या, प्लूटो। प्लूटो जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया कब, 2006 में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब निकाल दिया गया। इसमें डेट नहीं दिया गया, आप डेट लिख लीजिएगा 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, एक सम्मेलन होता है जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है, क्यों निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को क्या करता, काटता था। ग्रह होने के लिए कई सारे कंडीशंस हैं, वो नहीं फुलफिल करके पाया, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटता था। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको वरुण की कक्षा को काटता था। वरुण जो है, नेपच्यून जो है, उसको कक्षा को काटने के कारण प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर निकाल दिया गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। इसको ग्रहों की श्रेणी से, अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 24 अगस्त 2006 को यह निर्णय लिया कि कुछ समय में खोजे गए खगोलीय पिंड इसके क्या है, इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। और इसके कुछ खगोलीय पिंड थे जैसे कि 2003 यूबी, 313 सीरस तथा प्लूटो बौन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा कि प्लूटो किस श्रेणी में डाल दिया गया। तो प्लूटो को अब बौन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कभी ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं कि प्लूटो की अब किस ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको बौन ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि बौना ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बताइएगा। ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है इसको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगले पेज पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए अगला पेज पे जब चलते हैं हम लोग, तो अगले पेज पे आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आते हैं हम लोग तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन था, दूरी के हिसाब से पहला आपको बुध था, बुध के बाद से क्या था, आपको बुध के बाद से आपका शुक्र था, और तीसरे नंबर पे कौन था, जैसे बताया था ना कि सूर्य है, यहाँ पर सूर्य था, सूर्य के बाद से क्या था, बुध था, बुध के बाद से क्या था, शुक्र था, उसके बाद से क्या, पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पे ये पूछा गया है आपका एक प्रश्न एक बार एग्जाम में। ठीक है, कभी भी पूछा जाए तो सबकी आकृति बना लीजिएगा उसके हिसाब से आप, लेकिन आकार में देखा जाए तो पाँचवा क्या था, सबसे बड़ा ग्रह था। ठीक है, ध्रुवों के पास क्या होता है, ये चपटी होती है, इसको भी हाईलाइट करिए। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा या फिर जियोइड कहा जाता है। भू आकार का अर्थ है
पृथ्वी के समान, यानी कि इसकी आकृति कभी पूछा जाए पृथ्वी का तो भू आभा यानी कि ज्योइड क्या है, इसकी आकृति है, ध्यान रखिएगा, जिसको ज्योइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप में क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा है। देखिए, जो मनुष्य है कई जगह जाने की कोशिश किया, लेकिन जिसमें सबसे अनुकूल परिस्थितियां मनुष्य को कहाँ पर पाई गई, पृथ्वी पर, क्योंकि ना पृथ्वी ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। और इस पॉइंट को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जो होती हैं, ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि अंतरिक्ष में देखने से पृथ्वी प्रतीत होता है, इसीलिए नीला ग्रह भी, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है या ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 2/3 भाग जो है पानी से ढके हुए हैं। ठीक है, 2/3 यानी कि टोटल 3 भाग में से 2 भाग पानी है इसका, इसीलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो कहिएगा पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना लगता है, 8 मिनट का समय लगभग लगता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं और चंद्रमा के बारे में कुछ स्टडीज़ करते हैं। कह रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में क्या कह रहा है कि चंद्रमा कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। तो सवाल क्या पूछेगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब चंद्रमा जो है इसका व्यास चंद्रमा का पृथ्वी का 1/4 है, मतलब इतना कम है। अगर पृथ्वी का 100 है तो इसका 25 हुआ, 1/4 वही हुआ ना। अब कह रहे हैं कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जैसे कि और ग्रह जो है हमसे बहुत दूर है तो छोटा दिखते हैं, लेकिन पृथ्वी जो हम सबसे नज़दीक है इसीलिए हमको नज़दीक दिखती है। तो अब डिस्टेंस पूछा जाता है कि यह हमसे कितना दूर है, तो ये पिंडों के नज़दीक है, यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा जो है कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, या अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा के दूरियों की तुलना आप कर सकते हैं। यहाँ पर उपग्रह के बारे में देखा है कि उपग्रह क्या होता है, तो लिखा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर, मतलब कि ग्रह जो होते हैं ना सूर्य की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ। ठीक है, लेकिन उपग्रह जो होते हैं ना ये ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक प्राकृतिक ग्रह होता है उपग्रह और एक क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है, जो कि जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन जो हम लोग अपनी शोध के लिए, अपने मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए जो उपग्रह सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे PSLV GSLV के द्वारा आपने सुना होगा, ये सब कृत्रिम उपग्रह हैं। तो दोनों अंतर आप ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम पिंड कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी के संचार माध्यम को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है। अभी मैंने बताया जैसे EOS 2, 3 नहीं आप पढ़ते हैं, चंद्रयान, ये सब क्या है, उपग्रह है, आप लोग को कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट है, IRS है, उसके बाद से IRS है, उसके बाद से एडुसेट है, ये सब अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है कि रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में स्थापित करना, प्रवेश करना, सब चीज़ें आपको दिखा रखा है। अब थोड़ा सा अगले स्टेप पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला स्टेप पे क्या दे रखा है इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम चंद्रमा पृथ्वी, यहाँ पर ये पॉइंट्स पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। हमने बताया था कि जैसे सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, सारे ग्रह करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है और इसका उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा को पृथ्वी को परिक्रमा करने में 27 दिनों का समय लगता है। इसको तो आप ध्यान रख सकते हैं। लगभग इतने ही समय अपने अक्ष पर घूमने में, मतलब कि रोटेशन करने में, अपने मतलब जो होता है ना, ये तो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, लेकिन अपने अक्ष पे भी घूमेगा ना, रोटेशन करेगा, इसको रोटेशन करते उतना ही दिन लगता है। तो कभी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय, रोटेशन करने में 27 दिन, रिवोल्यूशन करने में भी कितना लगता है, 27 दिन का ही समय लगता है। इस बात को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे कर इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर सीधे उसकी क्या इमेज छाया दिखती है उस पर। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बता चुके हैं ऑलरेडी आपको पहले, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो होता है आपको क्या होता है, एस्ट्रॉयड मौजूद होता है। तो तारों, यहाँ देखिएगा, लिखिएगा, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पर ग्रह तो जो सूर्य की परिक्रमा लगाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वही पिंड क्या करते हैं, एस्ट्रॉयड कहलाते हैं। किसके किसके बीच में, ये पूछेगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये भी क्या करते हैं, सन का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। लिखा हुआ है कि ये मंगल एवं बृहस्पति के मध्य कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा सकता है, किसके बीच में है भाई, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए। मतलब क्षुद्र ग्रह जो है, एस्ट्रॉयड जो है ना, ये ग्रहों के ही भाग है, लेकिन ये टूट जाने के कारण क्या होता है, अलग हो गया था बहुत दिन पहले एस्ट्रॉयड। ठीक है, अब बात है उल्का पिंड, एक है टर्म, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेट्रॉइड्स कहते हैं उल्का पिंड क्या होता है। पहले मैं एक टर्म क्लियर कर दूं, तब आपको मैं समझाऊंगा कि उल्का पिंड होता क्या है। अब जो है इसी टूटता हुआ तारा यानी कि कैसे शूटिंग स्टार इसी में आता है। अब पहले एक बार रीडिंग दे दीजिए, तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है, समझा दे रहा हूँ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। समझ गए, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, थोड़ा सबको हाईलाइट कर लीजिए, कभी कभी इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, आपके मेट्रॉइड्स यानी कि उल्का पिंड करते हैं। कभी कभी सूर्य के इतना करीब नज़दीक आ जाते हैं, पृथ्वी के, सूर्य के परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण क्या होकर गर्म होकर चमकदार और जलने लगते हैं, इनसे प्रकाश आने लगती है। मतलब ये देखिए, ये क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उल्का पिंड या मेट्रॉइड्स कह सकते हैं। ये कभी कभी जब सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो पृथ्वी के पास भी आएंगे। जब पृथ्वी के पास आएंगे तो इन में घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण क्या होते हैं, ये जलने लगते हैं और इसमें से हीट और लाइट निकलने लगती है, और घर्षण के कारण ये चमकदार जलने लगते हैं। और ये ऊपर से गिरते हैं, तो इन्हीं को टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जब टूटेंगे और ये टूटते हुए क्या होते हैं, बीच में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, तो टर्म दिया जाता है उल्कास्म मेट्रॉयस। मतलब ये गिरेंगे जब यहाँ से टूट के, तो बीच में अगर जल के भस्म हो जाएंगे इसके बाद से, तो उनको क्या कहा जाता है, मेट्रॉइड्स यानी कि उल्कास्म कहा जाता है। लेकिन कुछ वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और ऐसे ही खाड़ा जाके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नीचे दिखाया गया होगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर खाड़ा एक टुकड़ा की तरह पत्थर गिर जाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उनको उल्का पिंड। उल्कास्म में क्या होगा, देखिए घर्षण दोनों का पृथ्वी से होगा, लेकिन एक पूर्णतः जल जाएगा, उसको उल्कास्म कहेंगे। लेकिन जो पूर्णतः नहीं जलेगा, तो उल्कास्म यानी कि मेट्रॉइड्स कहेंगे। लेकिन जो पूर्णतः नहीं जलेगा, पृथ्वी पे गिर जाएगा, आधा भाग जल के और कुछ जला हुआ बिना जला हुआ, तो उल्का पिंड यानी मेट्रॉइड कहा जाता है। वो मेट्रॉइड्स था, ये मेट्रॉइड है। ठीक है, आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। अगली लाइन को हम लोग थोड़ा सा रीडिंग देते हैं। कह रहे कि उल्का पूरी तरह से जले हुए बिना धरातल पर गिर जाते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसको क्या कर लिए, थोड़ा आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, इसमें आते हैं। तो कह रहे कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने तारों को खुले आकाश में देखा है, एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सतह पट्टी की तरह चमकदार रास्ते दिखते हैं। लाखों तारों के समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। देखिए, कभी बादल की तरह आकाश में दिखाई देते हैं, और ये इसको तारों का क्या माना जाता है, एक पट्टी माना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता चाहिए। तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आकाश गंगा क्या है, बादल की तरह आकाश पे ये दिखने वाले, इनको मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, ये आकाश गंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई कि आकाश में क्या होता है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई एक नदी से की गई कि प्रकाश की एक नदी बहती है बादलों की तरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। इस प्रकार इसका आकाशगंगा नाम पड़ा। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों का प्रणाली होता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा क्या है। तो गैलेक्सी जो है करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की क्या है,
एक प्रणाली है, इसको हम लोग आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले पेज पे। आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है और ये इसमें कितने आकाशगंगाएं इसमें होती हैं, ठीक है, आकाशगंगाएं होती है। ब्रह्मांड की विशालतम कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिकों ने अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इसका ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए यही बता रहे हैं, मैं पहले जो कहा था कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होंगी, ठीक है। उसी में आपको उसी आकाशगंगा का एक भाग क्या होगा? सूर्य होगा। उसी सूर्य के अंदर क्या होगा? पृथ्वी होगा। यानी कि सबसे बड़ी आकृति क्या है? आपकी पृथ्वी ही है। चलिए इसके कुछ MCQs है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह यानी बहन कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? शुक्र इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मैंने बताया था कि पहला क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, दूसरा शुक्र और तीसरा क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो तीसरा क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ऑप्शन ख क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ध्रुव तारे किस दिशा में सूचना मिलती है? किस दिशा की? उत्तर की सूचना मिलती है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के। चलिए अब आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा। आप जैसे प्यार दीजिएगा इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसमें मैंने पूरी मेहनत की है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक सब लोग कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अपना डिमांड भी कीजिएगा कि मैं अब साइंस का भी कराऊँ कि किसका कराऊँ, क्या साथ में दो कराऊँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे और मेहनत के साथ इसका PDF देने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसको आपको रीडिंग खुद से एक बार देना है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।